चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 1 से एग्जाम्पल 4। क्वेश्चन है व्हाट इज द सम विच अर्न्ड इंटरेस्ट। सो बेसिकली इस बार जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। और क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम विच अर्न इंटरेस्ट। हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की नॉलेज से जानते हैं कि सम यानी प्रिंसिपल अमाउंट होता है, राइट। व्हाट इज द सम विच अर्न इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर ही अर्न किया जाता है, तो यहां पर जो सम की बात हो रही है वो है प्रिंसिपल अमाउंट पी, यानी इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, पी हमारी रिक्वायरमेंट है पी। अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं। द टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाज ₹7,000 आफ्टर 7 years। द टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाज ₹7,000 आफ्टर 7 years, राइट। सो सिंपल इंटरेस्ट का केस है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, SI इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R बाई 100। ये है फॉर्मूला जो हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, SI इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R बाई 100। अब क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है और हमारी रिक्वायरमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी हमें इस वेरिएबल को कैलकुलेट करना है। अब हम सभी जानते हैं कि अगर प्रिंसिपल कैलकुलेट करना हो इस फॉर्मूले से हमें सिंपल इंटरेस्ट, टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये तीनों पता होने चाहिए, राइट। क्या रिक्वायरमेंट होगी, SI, T और R। ये तीनों अगर हमारे पास हो तो हम प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकेंगे। अब स्टेटमेंट 1 अगर आप ऑब्जर्व करें, द टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाज 7,000, यानी यहां पर हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है आफ्टर 7 years, टाइम पीरियड भी दिया गया है, राइट। टाइम पीरियड है 7 years। तो अगर स्टेटमेंट 1 अलोन हम कंसीडर करें, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड भी है, राइट। सो SI और T दोनों ही है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट का कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और इस स्टेटमेंट से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, राइट। डायरेक्टली दिया नहीं गया है और इनडायरेक्टली अगर हम कैलकुलेट करना भी चाहे तो नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ दो ही वेरिएबल्स है, SI और T। इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, राइट। सो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 1 में दो वेरिएबल्स दिए गए हैं लेकिन R मिसिंग है, और क्योंकि R मिसिंग है हम P कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, राइट। सिंपल सी बात है, हमें 3 वेरिएबल चाहिए, सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, इसीलिए स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट नहीं होगा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, राइट। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 में क्या दिया गया है। द टोटल ऑफ सम एंड सिंपल इंटरेस्ट। टोटल ऑफ सम एंड सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या, सम यानी प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों के टोटल को हम क्या कहते हैं, टोटल अमाउंट, राइट। टोटल अमाउंट जो हमने इंटरेस्ट के टॉपिक में डिस्कस किया था। सो द टोटल अमाउंट वाज डबल ऑफ द सम आफ्टर 5 years। द टोटल अमाउंट वाज डबल ऑफ द सम आफ्टर 5 years। सी अगर आप इसे एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें, सम एंड सिंपल इंटरेस्ट, सम यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों का टोटल है, टोटल अमाउंट, राइट। तो इक्वेशन क्या बनेगा, टोटल ऑफ सम एंड सिंपल इंटरेस्ट वाज यानी इट इज इक्वल टू डबल ऑफ द सम आफ्टर 5 years। डबल ऑफ द सम यानी 2 times द प्रिंसिपल, डबल ऑफ सम यानी 2 times प्रिंसिपल आफ्टर 5 years। यहां पर टाइम पीरियड कितना है, 5 years। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें क्या होगा, P प्लस SI इक्वल्स टू 2P, या फिर टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 2P। एनीवे इसमें से हम क्या कर सकते हैं, SI इक्वल्स टू 2P माइनस P, यानी P, SI इक्वल्स टू P, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PTR बाई 100, P इंटू T इंटू R बाई 100 विच इज इक्वल टू P। अगर सिंप्लीफाई करें तो P एंड P कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा, T इंटू R इक्वल्स टू 100। स्टेटमेंट में दिया गया है टाइम पीरियड 5 years है, तो क्या टाइम पीरियड 5 years हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यस। सो क्या आएगा, 5 इंटू R बाई 100 इक्वल्स टू 1, या फिर 5 इंटू R इक्वल्स टू 100। सो R की वैल्यू क्या होगी, R हो जाएगा 20%। सो इसका मतलब अगर आप स्टेटमेंट 2 को ऑब्जर्व करें, टाइम पीरियड दिया गया है 5 years डायरेक्टली, और एक इक्वेशन दिया गया था, कौन सा इक्वेशन, P प्लस SI इक्वल्स टू 2P, जिसे यूज करके हमने R की वैल्यू कैलकुलेट की। कितना है R की वैल्यू यहां पर 20%। तो अगर ओवरऑल स्टेटमेंट 2 में जो डेटा दिया गया है उसे हम कंसीडर करें, टाइम पीरियड 5 years डायरेक्टली दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हमने कैलकुलेट किया स्टेटमेंट 2 से। अब देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट 2 से हम प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकेंगे। सी हमने ऑलरेडी समझ लिया कि प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। स्टेटमेंट 2 में टाइम पीरियड दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का कहीं पर भी मेंशन नहीं है, राइट। और हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट भी नहीं कर सकेंगे, यानी स्टेटमेंट 2 में भी 3 में से सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स दिए गए हैं, कौन से, T और R। SI मिसिंग है, और क्योंकि SI मिसिंग है हम प्रिंसिपल कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, यानी स्टेटमेंट 2 भी इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, राइट। सो ओवरऑल अगर आप देखें अभी तक हमने जो किया, स्टेटमेंट 1 में 2 वेरिएबल्स दिए गए थे, कौन से, SI और T, सिंपल इंटरेस्ट और T दिए गए थे, राइट। R मिसिंग था, इसीलिए हम कैलकुलेट नहीं कर सके, सॉल्व नहीं कर सके इस क्वेश्चन को।
स्टेटमेंट 2 अगर हम देखें, टाइम दिया गया है और इनडायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, राइट, टी एंड आर दिए गए हैं, लेकिन एसआई मेंशन नहीं किया गया, इसीलिए हम पी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली फेल हो चुके हैं क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, हमें देखना होगा इनका कॉम्बिनेशन, यानी अब हम दोनों स्टेटमेंट्स में दिए गए डेटा को एक साथ कंसिडर करके चेक करेंगे कि क्या प्रिंसिपल कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं, राइट। सो अब देखते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन। दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो क्या होगा, सी यहां पर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है 7,000 रुपीज और टाइम पीरियड है 7 ईयर्स। स्टेटमेंट 2 से हमने ऑलरेडी चेक किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आएगा, हमने कैलकुलेट किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आएगा, यानी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% को अगर हम स्टेटमेंट 1 में कंसिडर कर लें, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 20% हमने स्टेटमेंट 2 में कैलकुलेट किया है उसे हम स्टेटमेंट 1 के साथ यूज कर सकते हैं। अब हमारा आइडिया है कि हमें दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ यूज करना है, राइट, देखना है कि क्या सारे रिक्वायर्ड वेरिएबल्स अवेलेबल है या नहीं। बिल्कुल अवेलेबल है, एसआई और टी तो पहले से ही थे और आर हमने स्टेटमेंट 2 में कैलकुलेट किया, हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो अब अगर आप इस फॉर्मूले को चेक करें, एसआई 7,000, प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड है 7 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल, क्या हम सॉल्व कर सकेंगे? यस, इससे हम प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और ये कब पॉसिबल होगा? जब हम दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ कंसीडर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट। हमने पिछले एग्जांपल में देखा था दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ लेने के बाद भी सफिशिएंट नहीं थे, लेकिन इस बार दोनों स्टेटमेंट्स अगर हम एक साथ कंसीडर करें तो ये सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स are sufficient, right? Both the statements together are sufficient। एक साथ हम यूज करेंगे तब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकेंगे, राइट। अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके प्रिंसिपल कैलकुलेट नहीं करना है, राइट। ध्यान रखिए कि आपको SI 7,000, T7 एंड R20 यूज करके प्रिंसिपल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, राइट, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी है, हमें सिर्फ सफिशिएंसी चेक करनी है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, राइट। सो सिर्फ इतना ही ध्यान दें कि किस स्टेटमेंट से या किस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकेंगे।